Hello and welcome to Upright Classes. I am Ajo Shweta and we have been discussing on the chapter Indian Economy on the Eve of Independence. आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, प्लस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर हम बात करेंगे कि हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. बट बिफोर दैट, अगर आपने पहले के लेक्चर्स मिस कर दिए हैं जिसमें हमने बात की थी कि हमारे इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड कैसे था एंड हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय कैसे हो गई थी. अगर आपने ये मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन कर दिए हैं, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं. नाउ आज हम बात करेंगे कि हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ फॉरेन ट्रेड क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है कि एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स और फिनिश गुड्स और सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज. अब इस एक्सचेंज को हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोलते हैं. सो बेसिकली फॉरेन ट्रेड इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन कंट्रीज. नाउ हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी अंडर ब्रिटिश रूल? इन द एशियन टाइम्स इंडिया यूज्ड टू बी द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स आए वो हमें एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, सो उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड और टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी. नाउ ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या बोलती थी? ये पॉलिसी बोलती थी कि जो भी एक्सपोर्ट होगा इंडिया से रॉ मटेरियल का वो टैरिफ फ्री होगा, और जो भी इंपोर्ट होगा ऑफ फिनिश गुड्स इनटू इंडिया वो भी टैरिफ फ्री होगा. बट अगर इसके अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना है तो उस पर हैवी ड्यूटी लगेगी. सो बेसिकली ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे हम क्या ट्रेड करेंगे, हम किसके साथ ट्रेड करेंगे एंड हम कितना ट्रेड करेंगे. ये सब कौन डिसाइड करता था? ये सब ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे. सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल हमने ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एंड द सेकेंड वन इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड देन द थर्ड इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. सो इन तीनों पॉइंट से हम पता करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे कि हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी. सो फॉरेन ट्रेड का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. नाउ हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे. हमारे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन थी कि हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे. क्यों? क्योंकि अगर हम रॉ मटेरियल के अलावा कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उस पर हैवी ड्यूटी हुआ करती थी, एंड अगर हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं तो वो टैरिफ फ्री हुआ करता था. नाउ रॉ मटेरियल लाइक रॉ सिल्क, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर एक्सेट्रा. सिमिलरली अगर हमें फिनिश गुड्स चाहिए थे तो हम कहाँ से इंपोर्ट करते थे? हम ब्रिटिशर्स से इंपोर्ट करवाते थे क्योंकि वो भी टैरिफ फ्री हुआ करता था. और अगर हमें इंपोर्ट्स में कुछ और चाहिए, फिनिश गुड्स के अलावा कुछ इंपोर्ट करवाना है, तो उस पर भी हैवी ड्यूटी हुआ करती थी. नाउ फिनिश गुड्स लाइक वुलन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, कॉटन एंड सम कैपिटल गुड्स भी. कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीन्स जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रीज में बनती थी. नाउ सो बेसिकली हमारे फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी? हमारे फॉरेन ट्रेड की सिचुएशन थी कि हम नेट एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल के एंड इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स के. द सेकेंड पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल. नाउ हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे मोनोपोली कंट्रोल था. मोनोपोली कंट्रोल मीन सिंगल कंट्रोल था. किसका? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, ब्रिटिश रूल का कंट्रोल था. ना फर्स्ट पॉइंट में हमने बात की कि जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, हम सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स को हमारे इनपुट्स चाहिए थे अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, एंड
हम किसका इंपोर्ट कर रहे थे? फिनिश गुड्स का इंपोर्ट कर रहे थे, जिससे कि ब्रिटिशर्स को हमारा ह्यूज इंडियन मार्केट मिल रहा था। नाउ बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्टेड था टूवर्ड्स इंडिया एंड ब्रिटेन। हमारा जो ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्टेड था बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। नाउ बिकॉज हमारा ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था, तो जो हमारा 50% ऑफ द ट्रेड था वो किसके साथ हो रहा था? वो ब्रिटेन के साथ हो रहा था। उसके अलावा हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी फॉरेन ट्रेड कर रहे थे, हमारा ट्रेड चल रहा था, जैसे कि चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, ईरान के साथ। बट मोर देन 50% जो ज़्यादातर ट्रेड था वो हमारा किसकी तरफ हो रहा था? किसके साथ हो रहा था? ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था। बिकॉज वही हमारा ट्रेड डायरेक्ट करते थे, वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते थे। सो वो चाहते थे कि हमारा जो ट्रेड हो वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ हो, ब्रिटेन के साथ हो। एंड इन 1869 उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्वेज कैनाल की ओपनिंग की। नाउ ये क्या होता है एंड इससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट हुआ कि ये जो कैनाल था इसने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस कर दिया। जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट थी, जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के लिए कॉस्ट लग रही थी, उसको और भी रिड्यूस कर दिया था, बट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। सो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो रिड्यूस हुई, वो किसके बीच में रिड्यूस हुई? इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में। एज जो भी शिप्स ऑपरेट होती थी बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, अब वो डायरेक्टली हो सकती है बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल। नाउ इससे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स को इंडियन मार्केट से और इजीली एक्सेस हो गया। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो ट्रेड था अगेन वो किसके साथ हो रहा था? मेजरली ब्रिटिशर्स के साथ हो रहा था। सो जो हमारे फॉरेन ट्रेड पे कंट्रोल था वो किसका था? वो ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। नाउ ड्रेन का मतलब होता है कि बह जाना। सो हमारी जो भी इंडियन वेल्थ थी, इंडियन इनकम थी, इंडियन प्रॉफिट था, वो सारा कहाँ बह गया? ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटिश रूल के टाइम वो सारा पैसा कहाँ चला गया? ब्रिटिशर्स ले गए उसको, ब्रिटिशर्स ने उनको यूज़ कर लिया। नाउ ये पैसा आया कहाँ से? हमारे प्रॉफिट हुए कैसे? सरप्राइजिंगली एक्सपोर्ट सरप्लस हुआ। एक्सपोर्ट सरप्लस मीन्स कि एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। हम जो भी एक्सपोर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, हम इंडस्ट्रियल गुड्स का तो एक्सपोर्ट कर नहीं रहे थे। सो ये जो सिचुएशन थी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड थी। बट ये जो रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था वो इंपोर्ट से कहीं ज़्यादा था। सो हमें बेनिफिट हुआ एंड उससे हम एक्सपोर्ट सरप्लस कहते हैं। नाउ ये एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे यूज़ किया गया? क्या इससे हमारा कुछ भी बेनिफिट हुआ या ये भी सिर्फ ब्रिटिशर्स के बेनिफिट के काम आए? ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो यूज़ होता था एज अ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। नाउ ये जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो यूज़ हो जाता था, जो भी पेमेंट करनी होती थी, जो भी खर्चे होते थे उसकी पेमेंट में यूज़ हो जाता था। खर्चे लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फर्स्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होता है कि जो भी ऑफिस सेटअप हुआ है, उसमें खर्चा हुआ है, वो सारा कैसे पे होगा? वो इस एक्सपोर्ट सरप्लस से पे होगा। नाउ अगर ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन में कोई भी ऑफिस सेटअप किया है, कोई भी एक्सपेंस किए हैं ऑफिस रिलेटेड, तो वो कहाँ से उसका पेमेंट करते थे? वो इस एक्सपोर्ट सरप्लस से उसका पेमेंट करते थे। सेकेंडली जो भी उन्होंने उस टाइम पे वॉर फाइट की होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था उसको यूज़ करता था वॉर के टाइम पे। ठीक है, सो हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, हमें ये जो भी प्रॉफिट हुआ उससे किसको बेनिफिट हुआ? उससे अगेन सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हुआ। सो जो हमारी इंडियन वेल्थ थी वो ड्रेन हो गई, वो बह गई। अगेन जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से पॉवर्टी हुई, जिसकी वजह से बैकवर्डनेस हुई। सो हमारा जो फॉरेन ट्रेड है उसकी क्या सिचुएशन थी जब हमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रेड कर रहे थे, एक्सपोर्ट किसका कर रहे थे? रॉ मटेरियल का, और इंपोर्ट कर रहे थे फिनिश गुड्स का। ठीक है, सेकंड हमारे ऊपर मोनोपोली कंट्रोल था, किसका? ब्रिटिशर्स का।
एंड थर्डली हमारा जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी हमारी इनकम थी, वो ड्रेन हो गई, ब्रिटिशर्स उसको भी ले गए. सो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब हम बात करेंगे कि हमारी कंट्री का डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस. सो डेमोग्राफिक प्रोफाइल होता है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन साइज को मेजर करना, उसकी कॉम्पोजिशन को देखना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस पॉपुलेशन की कंडीशन कैसी है, क्या वो पॉवर्टी में है, क्या वो बैकवर्ड सिचुएशन में है. सो इसे हम बोलते हैं उसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल. सो अब इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखना क्यों नेसेसरी था? बिकॉज ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टैग्नेंट थी. नाउ अब हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारा पॉपुलेशन साइज था, पॉपुलेशन की कंडीशन थी, वो भी बैकवर्ड थी, वो भी स्टैग्नेंट थी. सो इसलिए हम बात करेंगे कि हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नाउ इसे हम दो चीज़ों से मेजर करेंगे. फर्स्टली विद द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब हमारी डेमोग्राफिक चेंज क्या क्या हुआ, कैसे हमारा पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो गया. एंड सेकेंडली हम बात करेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन का. हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी क्या सिचुएशन थी, क्या उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही थी या क्या वो स्टार्वेशन में थे. सो मूविंग ऑन. नाउ फर्स्टली हम बात करेंगे कि हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसा था. नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन मीन्स कि एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा पीरियड ऑफ चेंज जहाँ पे एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं. सो नाउ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होगा? इट्स वेरी इजी. डेमोग्राफिक मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन. सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स कि पॉपुलेशन का ऐसा चेंज, ऐसा पीरियड जहाँ पे एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ पॉपुलेशन मूव हो रही है. सो अब हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कैसा था. नाउ फर्स्टली 1921 से पहले हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फर्स्ट स्टेज पे था, एंड आफ्टर 1921 हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सेकेंड स्टेज पे आया. इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं. नाउ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों? क्योंकि 1921 से पहले जो हमारी पॉपुलेशन का साइज था वो इंक्रीज हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था. बट आफ्टर दैट 1921 के ऑनवर्ड्स हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है उसमें कंसिस्टेंटली इंक्रीजमेंट हुआ. मतलब वो 1921 के बाद सिर्फ इंक्रीज हो रही थी, उसमें कोई भी डिक्लाइन नहीं था. सो इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, क्योंकि 1921 के बाद क्या था? कंसिस्टेंट राइज इन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में कंसिस्टेंट राइज हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, in 1931 it showed a rise of 2.76 crore, and in 1941 it showed a rise of 3.96 crore, and finally in 1951 कितने से राइज हुई? It rise with the 4.24 crore and so on. So basically हम ये देख रहे हैं कि 1921 के बाद हमारे जो भी सेंसस हुए उसमें हमारी जो पॉपुलेशन का साइज है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ भी डिक्रीज नहीं है. सो इसको आप पीरियड ऑफ चेंज बोलेंगे, बिकॉज 1921 से पहले तो हमारी पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज भी हो रहा था और डिक्रीज भी हो रहा था. बट आफ्टर 1921 हमारी पॉपुलेशन का साइज सिर्फ इंक्रीज हो रहा था. ओके, सो बिकॉज इतना इंक्रीमेंट हो रहा था हमारी पॉपुलेशन के साइज में, सो जो हमारा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट था उस पर बर्डन आ गया. नाउ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट मीन्स ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारी कंट्री की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन पे किया जाए. मतलब जो ऑलरेडी लोग जिंदा है, जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, उन पे जो इन्वेस्टमेंट होगा, उन पे जो खर्चा होगा, उसको हम मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे थे, लोग पैदा होते जा रहे थे, पॉपुलेशन राइज हो रही थी, सो हमारे मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट पे क्या हो गया था? बर्डन आ गया था. नाउ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन राइज हो चुकी है तो हमें अपना मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना होगा. सो अगर हम मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं
तो हमारा जो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होता है वो लो हो जाता है। सो इस वजह से हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो बैकवर्ड थी, वो स्टैग्नेंट थी, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो सारा किस में चला जाता था, हम जो भी प्रॉफिट कर रहे थे वो किस में जा रहा था, वो हमें मेंटेन करने में चला जाता था। जो इंडिया की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने में चला जाता था। एंड इस वजह से कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। सो अगेन हम ये बोल सकते हैं कि 1951 के बाद हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। मीन्स हमारी सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग हो गई थी कि हमारी पॉपुलेशन मेंटेन नहीं हो पा रही थी। अगेन उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड थी, वो स्टैग्नेंट थी ना। क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी तो उसकी वजह से और भी कुछ रीजंस हुए होंगे, और भी कुछ सिचुएशन कंडीशंस हुई होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो ये पॉपुलेशन थी जो इंक्रीज हो गई थी या इंक्रीज हो रही थी उसकी क्या कंडीशन थी। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डेमोग्राफिक कंडीशन। पहले हमने बात की कि हमारी पॉपुलेशन का साइज क्या था, इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग था, हमारी पॉपुलेशन कैसी थी। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, कैसी सिचुएशन में वो रह रहे थे, पढ़े लिखे थे या नहीं थे, क्या उनके पास कोई फैसिलिटीज़ थी या नहीं थी। सो अब हम ये देखेंगे। सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो कैसी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और यू कैन से व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो बर्थ रेट होता है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन अ ईयर, एंड डेथ रेट होता है द नंबर ऑफ पर्सन डाइंग इन अ ईयर। सो हमारी जो बर्थ रेट थी वो 48% थी, एंड हमारी जो डेथ रेट थी वो 40% थी। सो बेसिकली हम देख सकते हैं कि जो हमारी बर्थ रेट थी और जो हमारी डेथ रेट थी दोनों ही हाई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल और ड्यूरिंग द व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। नाउ दोनों रेट्स हाई थी बिकॉज लोगों में लिटरेसी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो इस वजह से जो हमारी बर्थ रेट थी और जो हमारी डेथ रेट थी दोनों ही हाई थी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज लो लिटरेसी रेट। Literacy rate means the number of people who can read and write. Now during the British Raj 1941 में एक सेंसस हुआ जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर में लास्ट था। सो उस सेंसस में पता चला कि जो हमारी 17% पॉपुलेशन है सिर्फ वो ही लिटरेट है, बाकी की 83% पॉपुलेशन इलिटरेट है। एंड इस 17% में ओनली 7% हमारी पॉपुलेशन जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है, यानी कि पॉवर्टी और बैकवर्डनेस तो शो कर ही रही है क्योंकि 83% लोग इलिटरेट है। इसके साथ जेंडर बायसनेस भी है क्योंकि हमारी जो फीमेल है वो 17 में से सिर्फ 7% लिटरेट थी, बाकी की 10% मेल थे। सो हमारी जो लिटरेसी रेट थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो भी बहुत लो थी। So now the next point is high infant mortality rate. Now infant mortality rate होती है death rate of children below the age of 1 year. मतलब कि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 1 साल तक भी नहीं जी पाते हैं। So they die before reaching the age of 1 year. उसे हम infant mortality rate कहते हैं। So हमारे इंडिया में जो ये infant mortality rate थी वो हाई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। 218 चिल्ड्रन डाई हो रहे थे पर 1000, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा होते थे तो 218 बच्चे नहीं जी पाते थे। सो इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं। उनको प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलती थी, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिलता था, स्टार्वेशन में मर जाते थे, वीक रह जाते थे। सो ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी ये 218 पर 1000 थी। नाउ अभी हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है 34 पर 1000। सो उस टाइम पे आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी।
नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है कि द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। एक आदमी कितने साल तक जिएगा, उसकी क्या एज होगी, मतलब मरने से पहले कितने साल तक वो जिएगा, ये एक्सपेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो 32 ईयर्स थी। मतलब 32 ईयर्स तक ही एक आदमी ज़िंदा रह सकता है, उसके बाद वो मर जाते थे बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको प्रॉपर खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि उनको प्रॉपर मेडिसिन्स नहीं मिलती थी, और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी भी तो उन तक पहुंच नहीं पाती थी, या वो अवेयर ही नहीं होते थे कि हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है। प्लस जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती थी वो बहुत ही इनएडिक्वेट होती थी। सो उस वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन थी, तब हमारे लोग सिर्फ 32 ईयर्स तक एक्सपेक्टेड थे कि जिएंगे। नाउ अभी हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 68 ईयर्स है। सो उस टाइम पे हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो बहुत लो थी। नाउ द लास्ट पॉइंट इज लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो भी लो था, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लोगों की 80 to 90% जो इनकम थी वो बेसिक नेसेसिटीज़ को लेने में लग जाती थी। नाउ बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथिंग और हाउसिंग यू कैन से। सो जो भी लोगों की इनकम थी 80 to 90%, और वी कैन से ओवरऑल इनकम उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेने में लग जाती थी। स्टिल क्योंकि उनकी पूरी इनकम लग जाती थी, फिर भी उनके पास इनएडिक्वेट हाउसिंग था, क्लोथिंग था, फूड था। मतलब कि एक इंसान अगर अपनी पूरी इनकम लगा रहा है फिर भी उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, वो खुले में सोते थे, वो भूख से मर जाते थे, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। सो बिकॉज ऑफ दैट फेमाइन सिचुएशन ऑकर होती रहती थी। नाउ क्योंकि फेमाइन होता रहता था, सो ये बैकवर्डनेस शो करता है। अगेन लोग स्टार्वेशन में मर जाते थे, मिलियंस ऑफ पीपल स्टार्वेशन में मर जाते थे इन फेमाइन सिचुएशंस की वजह से। नाउ सबसे वर्स्ट फेमाइन आया 1943 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। बंगाल फेमाइन की वजह से 3 मिलियन पीपल डाइड। सो किस वजह से हुआ ये स्टार्वेशन? किस वजह से हुआ? बिकॉज उनकी बहुत हाई रेट थी बर्थ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, एंड प्लस उनकी लो एक्सपेक्टेंसी रेट थी, उनके पास प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं थी, एंड जो भी फैसिलिटीज़ थी वो अवेल नहीं कर पा रहे थे। सो इस वजह से उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो लो था। सो ये था हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन, जिसमें हमारी जो बर्थ रेट थी वो 48% थी एंड हमारी डेथ रेट 40% थी। हमारी लिटरेसी रेट सिर्फ 17% थी, एंड हमारी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट पर 1000 में कितने बच्चे मर रहे थे? 218। नाउ हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट थी वो सिर्फ 32 ईयर्स थी, एंड हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे लो था? बिकॉज फेमाइन सिचुएशंस थी। सो इस वजह से जो हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो थी वो पॉवर्टी में थी, वहाँ पे बैकवर्डनेस था एंड वहाँ पे स्टैग्नेशन था। सो अगेन हम ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने हमें पॉवर्टी से निकालने के लिए कोई मेजर्स नहीं लिए, हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया। सो आज के वीडियो में हमने बात की कि हमारी फॉरेन ट्रेड की क्या सिचुएशन थी एंड हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था एंड हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडियन इकोनॉमी का वो कैसा था। प्लस हम ये भी बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारे लिए ब्रिटिशर्स की वजह से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे एंड क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स थे। So till then, keep learning, and if you have any query or suggestion, do comment down below. Thank you.